शुरू करें। आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की रिसर्च जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट लेके आया, और जो मैं डाटा आपके सामने रखूंगा विथ प्रूफ, तो मोदी सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वस्तु स्थिति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। हमने पहले CEL कंपनी के बारे में आप सब लोगों को बताया, तो आज वो कंपनी जो औने पौने दामों में सरकार अपने दोस्तों के हवाले कर रही थी वो रुक गई। हमने कॉनकर का मुद्दा उठाया, तो कॉनकर का डिसइन्वेस्टमेंट भी आज रोक दिया गया। और आज जो हम कंपनी लेके आए हैं, जिसको सरकार ने किसको बेचा, क्यों बेचा और क्यों इतने कम में बेचा, उसकी सारी प्रूफ विथ एविडेंस आपके सामने रखूंगा। कंपनी का नाम है पवन हंस। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है देश में, और साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है। देश की नहीं, दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर है, सबसे ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, सबसे ज़्यादा हेलीपोर्ट्स हैं, जिसका विश्वास है आज भी हमें केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, माता वैष्णो देवी जी, अमरनाथ जी की यात्रा करनी होती है तो ये कंपनी हमें पहुंचाती है वहाँ तक। हमारे बुजुर्गों को यही कंपनी केदारनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंचाती है। उसको भारत सरकार ने अपना 51% हिस्सा बेचने का निर्णय कर लिया, और किसको बेच रहे हैं वो जानकारी दूंगा आपको। मात्र 211 करोड़ रुपए में। और किस कंपनी को बेच रहे हैं? कंपनी का नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और ये स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, और जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है 29 अक्टूबर 2021। 6 महीने पुरानी कंपनी को, जो 6 महीने पहले बनी है, और ये जो मैं डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट से लाया हूं। ये कोई सरकारी सोर्स है, कोई निजी सोर्स से डाटा नहीं लाया हूं। 6 महीने पुरानी कंपनी को पवन हंस, जो कि देश की मतलब 30-35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको 6 महीने पुरानी कंपनी को भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी 211 करोड़ में बेचने का निर्णय कर लिया। आपको लग रहा होगा साहब कोई आया ही नहीं होगा, नहीं, 2 बिडर और थे, और उनकी भी कहानी सुनिए, और फिर मैं इस स्टार मोबिलिटी की हकीकत आपके सामने रखूंगा। उनकी कहानी ये सुनिए कि एक बिडर था, उसने बिड किया 181 करोड़, 181 करोड़। दूसरा बिडर था जिसने बिड किया 153.15 करोड़, और रिजर्व प्राइस थी 199.92 करोड़। 3 बिडर, 2 बिडर करते हैं रिजर्व प्राइस से कम, एक बिडर करता है, सिर्फ एक बिडर करता है रिजर्व प्राइस से ज्यादा, और वो कंपनी भारत सरकार उस बिडर के हवाले कर देती है। 199.92, लगभग 200 करोड़ रिजर्व प्राइस से मात्र 11 करोड़, और 11 अपने यहाँ बड़ा लकी शुगनी नंबर है, तो सरकार ने रिजर्व प्राइस के 11 करोड़ रुपए ज्यादा दे लेके अपनी 51% हिस्सेदारी पवन हंस की, जो कि सबसे पुरानी दक्षिण एशिया की हेलीकॉप्टर कंपनी है, वो 6 महीने पुरानी कंपनी के हवाले कर दिया, जिसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड।
अब आप स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की हकीकत आपको बताता हूं। स्टार 9 मोबिलिटी जो है, इसके 3 एसोसिएट है। उन तीनों एसोसिएट की कहानी सुनिए और उनकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। पहला एसोसिएट है जिसका नाम है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा एसोसिएट है, उसका नाम है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। और तीसरा एसोसिएट है, उसका नाम है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, एसपीसी। तो सबसे पहले तो ये अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड कहां है? क्लेमेन आइलैंड में, हिंदुस्तान में नहीं है। और क्लेमेन आइलैंड में क्या होता है? मोदी जी पहले 2014 से पहले बताते थे कि वहां से जो ब्लैक मनी पड़ी है वो देश में लेके आएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। और आज एक ऐसी कंपनी जो क्लेमेन आइलैंड में है, उसको देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी। उसका कोई अता पता नहीं है। चलो साहब, एक का नहीं है पता, दूसरे का तो होगा। दूसरी कंपनी का नाम है महाराजा एविएशन लिमिटेड और तीसरी का नाम है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। ये बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली हाई कोर्ट में हेलीकॉप्टर संबंधित केस चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, उस केस की भी डिटेल्स आपको दूंगा। एक कंपनी तीन साझेदार थे स्टार 9 मोबिलिटी के, जो 6 महीने पहले बनी है। एक साझेदार तो है क्लेमेन आइलैंड में, एक साझेदार जो हिंदुस्तान में है उसके खिलाफ हेलीकॉप्टर ड्यूज से संबंधित केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और तीसरी कंपनी है जिसका नाम है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। उसकी इंटरनेट पे कोई डिटेल नहीं है, पर मैंने उसके फेसबुक पेज पे जाके डिटेल एकत्रित करी। फेसबुक पेज पे महाराजा एविएशन कहता है कि हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर है और फेसबुक पेज पे 4-5 फोटोवें ही थी। उन 4-5 में से 3 फोटोवें देश में जो 35 रुपए तेल बेचवाना चाह रहे थे बाबा रामदेव जी की है। ये इस कंपनी के फेसबुक पेज से लाया हूं। बाबा रामदेव जी इनके चहेते कस्टमर है या क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर मैं ये जानता हूं कि ये वही बाबा है जो 35 रुपए प्रति लीटर तेल बिकवाने की बात कर रहे थे 2014 से पहले। इस बात की मेरी गारंटी है। ये इनके चहेते कस्टमर है कि इनका इनसे क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, पर 5-7 फोटोओं में 3 तो बाबा रामदेव जी की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक आचार्य जी बालकृष्ण जी की है जो बाबा रामदेव जी के कंपनी के सीईओ है, एक हेमा मालिनी जी की है। ये कंपनी क्या करती है, इसकी क्या वेबसाइट है, इसके फेसबुक पेज पे ये बताया गया है कि हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर है। और ये बाबा से इनका क्या संबंध है, या तो ये कोरोनिल की दवा देते हैं हेलीकॉप्टर बैठने वालों को, मुझे नहीं पता, या ये अनुलोम विलोम सिखाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, मुझे नहीं पता। इनकी इस हेलीकॉप्टर कंपनी से क्या संबंध है मुझे नहीं पता, पर ये कंपनी बाबा जी को हेलीकॉप्टर में बैठा के फोटोवे अपने फेसबुक पेज पे डाल रही है। तो एक ऐसी कंपनी जो 6 महीने पहले बनी, जिसके 3 में से एक एसोसिएट तो क्लेमेन आइलैंड में बैठा है, केमेन आइलैंड में बैठा है, दूसरा एसोसिएट का दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तीसरे एसोसिएट बाबा जी के साथ अपनी फेसबुक पेज पे फोटोवे डाल रहा है। अब इस संबंध में हमारे 2-4 प्रश्न हैं भारत सरकार से कि क्यों ऐसे बिडर जिनके 3 एसोसिएट कंपनी, 3 का जो पार्टनर है उस बिडर के, तीनों में से किसी की भी आइडेंटिटी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। जो कंपनी 6 महीने पहले बनी, गवर्नमेंट ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी को 211 करोड़ रुपए मात्र में ऐसे लोगों के हवाले करने का निर्णय क्यों किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ऐसा क्या कारण था
कि 3 बिडर आते हैं, 2 रिजर्व प्राइस से कम करते हैं, एक मात्र 11 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस से ज्यादा देता है और उसको हेलीकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, ये जो पवन हंस है इसकी 51% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है, 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास है, और ओएनजीसी कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूं। क्यों ओएनजीसी को नहीं देके एक 6 महीने पुरानी कंपनी को दे दिया गया? क्योंकि ओएनजीसी के मूवमेंट पवन हंस के थ्रू होते हैं, और ना केवल ओएनजीसी के, एचएएल के मूवमेंट भी पवन हंस के थ्रू हो रहे हैं। क्यों उन कंपनियों को यह कंपनी नहीं दी गई? और तो और पवन हंस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो कह रहे हैं हमको दे दो, हम खरीद लेते हैं, हम चला लेंगे। उनकी यूनियन ने बिड भी करी, पर भारत सरकार ने कहा नहीं, तुम योग्य नहीं हो। 6 महीने पुरानी कंपनी योग्य है, तुमको कुछ नहीं आता है। केमन आइलैंड में जो लोग बैठे हैं वो योग्य है हमारे देश की सबसे पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी चलाने के लिए। फिर एक और इसमें चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैंने पिछले 12 साल का इस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यूज आपके सामने रख रहा। 2017-18 तक यह कंपनी निरंतर प्रॉफिट कर रही थी। 18-19 में ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग, और प्रॉफिट भी छोटा मोटा नहीं, 350-400 करोड़ रुपया प्रॉफिट था। 16-17 में 376 करोड़, 17-18 में वो घट के हो गया 12 करोड़, और 18-19 से ये लॉस में आ गई। क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ वो भी बताता हूं। ये लॉस में क्यों आई वो भी बताता हूं। इस कंपनी को जानबूझ के लॉस में डाला गया, क्योंकि इस कंपनी को कहा गया कि रोहिणी में एक हेलीपॉड बना है। इस कंपनी को कहा गया कि वहां पे अपना पैसा लगाओ हेलीपॉड में। वो हेलीपॉड की आज क्या स्थिति है आपको और मुझे दोनों को पता है, वो बंद पड़ा है। तो इस कंपनी को, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को पहले डालो लॉस में। लॉस में डाल के औने पौने दाम में, बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना प्रॉपर प्रोसेस के, पता नहीं किन को किसी के हवाले कर दो। क्या इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है? ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको फ्रॉड कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के लोगों के पसीने की कमाई को औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको मैं ये कहूँगा कि दिस इज द मैजिक 101 ट्यूटोरियल टू लोअर वैल्यूएशन बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट। पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को चिन्हित कर लो, फिर उस कंपनी के प्रॉफिट को लॉस में डालो, फिर लॉस में डाल के उसके वैल्यूएशन को कम करो, फिर उस कम वैल्यूएशन में को औने पौने दाम में 4-6 महीने पुरानी कंपनी का, जिसका कोई अनुभव नहीं है हेलीकॉप्टर में, उसके हवाले कर दो। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया है? ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने कही, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पवन हंस का पिछले 12 साल का रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट, 2017-18 तक पवन हंस प्रॉफिट में थी और हैवी प्रॉफिट में। और जो ये कंपनी है स्टार 9 मोबिलिटी, इसमें एक पार्टनर है, उस कंपनी के पास 3 हेलीकॉप्टर है और वो कंपनी सिर्फ बाबा रामदेव की फोटो डाल रही है। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या है इनका, मुझे नहीं पता। तो हमारी मांग है कि भारत सरकार जो ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, फ्रॉड का जो गेम खेल रही है, उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, शॉडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कपल्ड विथ इनजुडिशियस डिसइन्वेस्टमेंट। ये भारत सरकार का एक मोटो हो गया है कि एक गलत वित्तीय प्रबंधन करो और औने पौने दामों में सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों के हवाले करो।
अगर नहीं है तो ये 6 महीने पुरानी कंपनी को साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी भारत सरकार ने क्यों दी? इसका जवाब आज देश का हर व्यक्ति चाहता है। मैं आपके प्रश्न लूं उससे पहले अंग्रेजी में ब्रीफली इस मुद्दे में के बारे में अपनी बात रखूंगा। पवन हंस, that is the Modi government's magic 101 tutorial to lower valuation before disinvestments. The principle, I can say, on which the financial management under Modi government is working is shoddy financial management coupled with injudicious disinvestment. In last 8 years, after having a disastrous financial management, the economy is reeling and the BJP government has forced sectors to the end of their teethers that needed support and have magically made good companies and sectors struggle. They are violating all prudence and common logic to find out way for the financial mismanagement caused in the last 8 years. In the series of miscalculated and injudicious disinvestment decisions to justify their financial policies, BJP government are committing series of blunders. After our repeated exposures against injudicious disinvestment of CEL, the government has to finally take it back, and now the Modi government has sold 51% stake in Pawan Hans to Star 9 Mobility at just 211.14 crore. Whereas the reserve price for the 51% majority stake was fixed by Modi government at rupees 199.92 crore. The other two bidders that participated made bids of only 181.05 crore and 153.15 crore, which is below the reserve price. Before I ask the questions, I would like to give some facts about Pawan Hans. Pawan Hans is South Asia's largest helicopter company with 42 helicopters. 42 हेलीकॉप्टर है इस कंपनी के पास. Offshore operations connecting inaccessible areas, charter service, search and rescue work, VIP transportation, corporate and social special charters, hotline washing of insulators and heli pilgrims. That includes Kedarnath ji, Badrinath ji, Amarnath ji and Mata Vaishno Devi ji among others are some of their major services provided by Pawan Hans. Pawan Hans is a strategic organization catering to ONGC, HAL and BSF also, with 51% with the Government of India and remaining 49% with the ONGC before the disinvestment process. Pawan Hans was profitable company till 2017-18, but post that it has been continuously making loss. Now see the chronology of events. While this may seems like a normal disinvestment, there are several things that raises eyebrows. Point number 1. Star 9 Mobility Limited is a consortium of Big Charter, Maharaja Aviation and Almas Global Opportunity Fund, which was set up just 6 months ago, that is on 29th October 2021. And I am giving you the incorporation details from the Ministry of Corporate Affairs website. That a company which was incorporated 6 months back was handed over the oldest helicopter company of South Asia with a fleet of 42 helicopters. Point number 2. Star 9 Mobility doesn't have any helicopter of its own, while Big Charter Private Limited has 3 helicopters, and Almas Global Opportunity Fund is set up under the jurisdiction of Cayman Island and had no correlation or experience in this sector. Point number 3. There is a court case ongoing between Big Charter and Azan Aviation Private Limited in the Delhi High Court. मतलब जिस कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहे हैं, जिसका एक प्रमोटर केमन आइलैंड में है और तीसरा बाबा रामदेव जी की फोटोएं डाल रहा है, जिसको 6 महीने पहले जो कंपनी बनी है उसको साउथ एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी
जिसमें 42 हेलीकॉप्टर है, वो कंपनी आपने हवाले कर दी। पॉइंट नंबर 4, Pawan Hans Employee Union also expressed interest in participating in the disinvestment process and has also recommended that Pawan Hans be merged with ONGC or made a subsidiary company, but the government had brushed it off. Employee Union is telling that we want to buy this, we will run this company. The ONGC is telling make this company a subsidiary of ONGC. But government is not interested in all those. Pawan Hans made a net profit of 242.78 crore in 2016-17, but has gone to losses from 18-19. Means 1 year net profit. I am giving one data which is very interesting. The net profit of 16-17 of Pawan Hans is 376.23 crore, which is higher than at what value Pawan Hans is sold off. एक साल का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का है 376 करोड़ और 211 करोड़ में कंपनी बेच दी। इन दिस रिगार्ड वी हैड फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, with details available about the bidders and their consortium where there are red flags in all three companies, how did the government agree to such a deal? एक सारी डिटेल पता है, इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 376 करोड़ और इस कंपनी को बेच दिया 211 करोड़ में। ऐसी कंपनी को जिसका इनकॉर्पोरेशन जो 6 महीने पहले बनी है और उस कंपनी के 3 प्रमोटर है, एक केमन आइलैंड में बैठे हैं, दूसरे का खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है और तीसरे के पास 3 हेलीकॉप्टर है और वो बाबा रामदेव जी की फोटो अपने फेसबुक पेज पे डाल रहे हैं, उनकी वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, when were 3 bidders that participated in the disinvestment process but only 1 bidder bid over the reserve price, what was the government's reason to go ahead with just 1 proper bid? जब आपके पास 3 बिडर्स ने बिड लगाई, 2 ने रिजर्व प्राइस से कम पैसा लगाया, मात्र एक ने रिजर्व प्राइस से 11 करोड़ रुपए ज्यादा लगाया, आप ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को आगे क्यों ले जा रहे हो? ऐसी क्या बाध्यता है? क्वेश्चन नंबर 3, डिड द गवर्नमेंट एक्सप्लोर मर्जिंग पवन हंस विथ ONGC keeping in mind that ONGC have 49% stake in Pawan Hans and Pawan Hans plays a strategic role with ONGC, HAL and BSF? क्या गवर्नमेंट ने एक बार भी सोचा कि पवन हंस को ONGC के हवाले कर दें, क्योंकि 49% हिस्सेदारी पवन हंस में ONGC की है, वो खरीदना भी चाहता था। पवन हंस के एम्प्लॉइज कह रहे थे कि हम खरीद लेते हैं और रन कर लेंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ 40 साल का अनुभव है, मैं सिर्फ 6 महीने पुरानी कंपनी के हवाले करूंगा। ये 42 हेलीकॉप्टर की कंपनी, जिसके पास 42 हेलीकॉप्टर है, 10 लाख घंटों से ज्यादा उड़ने का अनुभव है, लाखों लैंडिंग और टेक ऑफ का अनुभव है, उस कंपनी को 211 करोड़ रुपए में 6 महीने पुरानी कंपनी के हवाले कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, a company that has been consistently making net profit suddenly starts making loss since 18-19, around the same time when the disinvestment was first processed. Is this again an attempt to lower the valuation to ease sale to someone who would benefit? एक कंपनी जो 17-18 तक प्रॉफिट देती है, जिसका एक साल का प्रॉफिट उसके पूरे वैल्यूएशन से ज्यादा है, और 18-19 में अचानक से लॉस में आ जाती है, और ध्यान रहे 18-19 में ही पवन हंस का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू होता है। ऐसी क्या बाध्यता है कि हमारे देश के लोगों की कमाई, हमारे देश के लोगों के अनुभव, हमारे देश के लोगों का परिचालन का, प्रबंधन का जो अनुभव है, वो सब मिक्स करके आप औने पौने दाम में ऐसे लोगों को भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियां दे रहे हो, जिस कंपनी को 10 लाख 1 मिलियन आवर्स से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी के पास
कई हेलीपोर्ट्स हैं जो जिनके आधिपत्य में हैं। जिस कंपनी साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिस कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टर है, जो कंपनी आज भी हमें अगर आप बद्रीनाथ जी जाना होता है, केदारनाथ जी माता पिता को लेके, क्योंकि वो नहीं चढ़ सकते, तो इस पवन हंस के हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाते हैं। उस कंपनी को आपने 6 माह पुरानी कंपनी के हवाले, और वो भी 1 साल का जो प्रॉफिट है उससे कम पैसों में आपने उसको दे दिया। ऐसा क्यों? देश ये जानना चाहता है। सो ये जो मैंने आपको जितनी भी डिटेल्स बोली है, एनेक्सर 1 जिसको मैं इनकॉर्पोरेशन है, एनेक्सर 2 जिसमें पवन हंस का पिछले 12 साल का प्रॉफिट और रेवेन्यूज़, और एनेक्सर 3 35 रुपये प्रति लीटर में तेल देने वाले बाबा जी के साथ इस कंपनी में जिन्होंने इस कंपनी को खरीदा है, उनके फेसबुक पेज पे इनकी फ़ोटो में। मुझे नहीं पता इनका क्या रिश्ता है। आपके कोई सवाल हो इस संबंधित तो मैं उत्तर देने का प्रयास जरूर करूँगा। ने साफ कहा जो हिस्सेदारी 211 करोड़ बेची गई है उसकी कम से कम वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और जितना 49% शेयर जो ओएनजीसी के पास बचा पड़ा है, वो ओएनजीसी भी कहती है कि सरकार ने जिस रेट पे बेचा उसी शर्तों पे हम भी अपना हिस्सा बेचेंगे। अब आपको मैं 2016-17 ये 16-17 साल है, इसमें प्रॉफिट है इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 376 करोड़, और कंपनी बिक गई 211 करोड़। मतलब 1 साल का प्रॉफिट भी इस कंपनी का जिस वैल्यू पे ये बिकी उससे ज़्यादा का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिटेल्स। और अगर मैं पिछले 10 साल का प्रॉफिट अगर जोड़ लूँ 2010-11 से लेके 16-17 का, मतलब पिछले 7 साल का प्रॉफिट जोड़ लूँ तो ये प्रॉफिट लगभग होता 1000 करोड़। सिर्फ 7 साल का प्रॉफिट। क्यों? क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा। ओएनजीसी कह रही मैं भी तैयार हूं खरीदने को, 49% हिस्सेदारी मेरे पास है, 51 मैं खरीद लेती हूं। बोले नहीं, तुम कैसे खरीद लोगे? केमैन आइलैंड वाले खरीदेंगे, तुम कैसे खरीद लोगे? 6 महीने पुरानी कंपनी खरीदेगी। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है? इसको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं कहते, इसका वर्ड मैंने इजाद किया है, जो ये 101 ट्यूटोरियल है डिसइन्वेस्टमेंट का, धोखा देने का, वो हर बार यही लागू होता है। आप कंपनी को चिन्हित करते हो, ये क्रोनोलॉजी है। इस कंपनी को चिन्हित कर लिया कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, पहले उसको प्रॉफिट से लॉस में लाओ ताकि उसका वैल्यूएशन कम हो, फिर ढूंढो किसको दे सकते हैं। हमने बात आपको सीएल की भी बताई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक फर्नीचर बनाने वाले के हवाले कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने जब इसके विरोध में अपने स्वर उठाए तो बंद किया। हमने कॉनकर की बात करी, कॉनकर अडानी बिना खरीदे ही बोल रहा है कि कॉनकर को खरीदना हमारे लिए एक ठंडी हवा का झोंका है, और वो भी प्रॉफिट में चल रही है, ये कंपनी भी प्रॉफिट में चल रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को आप लोअर वैल्यूएशन करके क्यों औने पौने दाम में ऐसे लोगों के हवाले करना चाहते हो जिनको कोई अनुभव नहीं है उस चीज का, कोई लेना देना नहीं है उनके उस बिजनेस से, उनके हवाले कर दिया। केमैन आइलैंड कंपनी को हवाले कर दी हेलीकॉप्टर की कंपनी, पता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे चारों सवाल का जवाब दें कि जब 3 ही बिडर थे और 2 बिडर ने रिजर्व प्राइस से कम पे बिड करी तो 1 बिडर ही आपका बचा, और उसने भी रिजर्व प्राइस से मात्र 11 करोड़ रुपए ज़्यादा पे बिड करी। उसको आपने दक्षिण एशिया की, देश की नहीं कह रहा हूँ, साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी क्यों दे दी? क्यों ये कंपनी ओएनजीसी को नहीं दी जा सकती थी, या एम्प्लॉय यूनियंस जो चाहती थी कि हम खरीद के इसको चला ले उनको नहीं दी? क्यों ये कंपनी सिर्फ 6 माह पुरानी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को दे दी गई? क्यों ऐसा हुआ कि जब इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय हुआ उस वर्ष से ये कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई? ये रिश्ता क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? और ये 35 रुपये प्रति लीटर वाले बाबा बताएं, मुझे तो नहीं पता आपका क्या रिश्ता है।
पर ये कंपनी फेसबुक पे सिर्फ आपके और आपके सीईओ की फैन है, और एक फोटो उन्होंने हेमा मालिनी जी की भी डाली है। क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, बताइए आप। अब ओएनजीसी क्या बोलेगी? वो बोल सकती है। उसको तो आपने गुजरात जो स्टेट पेट्रोलियम जो है जीएसपीएल थी पकड़ा दी, आपने उस जीएसपीएल को बिल्कुल खत्म कर दिया, ओएनजीसी को पकड़ा दिया। मैं तो कह रहा हूं एम्प्लॉय यूनियन तक कह रही है हम खरीदने को तैयार है, पैसा देते हैं। तो बोले नहीं, तुम नहीं, तुम्हें 40 साल हेलीकॉप्टर चलाने का अनुभव है, हम 6 महीने पुरानी केमैन आइलैंड वालों को देंगे। क्यों? क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट है? मात्र 211 करोड़ में 42 हेलीकॉप्टर, मात्र 211 करोड़ रुपए में। मतलब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 4-4.5 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा आपका अनुभव, उसके अलावा आपके हेलीपोर्ट्स, उसके अलावा आपको जो लाइसेंसेस है, फ्लाइंग लाइसेंसेस, कि भाई बद्रीनाथ जी में सिर्फ आप ही लैंड कर सकते हो, आपके पास लैंडिंग राइट्स है, केदारनाथ जी में आप ही लैंड कर सकते हो, माता वैष्णो देवी जी में आप ही लैंड कर सकते हो। उसके अलावा आपकी जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ओएनजीसी हो, बीएसएफ हो, जिनके सुदूर इलाकों में मूवमेंट करना हो तो सिर्फ आप पे विश्वास है। 1 मिलियन घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बहुत कम हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं दुनिया में जिनके पास 1 मिलियन अर्थात 10 लाख घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव है, 1 लाख से ज्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ का अनुभव। उस कंपनी को आपने भेज दिया। देश तो सवाल पूछेगा, और यह भी जरूर पूछेगा कि 1 साल का प्रॉफिट भी आपका जिस भाव में आपने बेचा उससे ज्यादा था, ऐसा क्यों किया? यह भी पूछेगा कि ये संयोग है या प्रयोग है कि जैसे ही आपने डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय किया उसी वर्ष से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस में टर्न हो जाती है। यह भी पूछेगा कि इस कंपनी को लॉस में डालने के लिए रोहिणी हेलीपोर्ट जो बना, वहाँ पे इस कंपनी से पैसा क्यों लगवाया गया? ये सवालों का जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी, आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। देश के पुरानी संसाधन युक्त पब्लिक सेक्टर कंपनियों को देश औने पौने दामों में नहीं बिकने देगा। हमने सीईएल को रुकवाया, हमने कॉनकर को रुकवाया, और मैं वादा करता हूँ कि ये जो मैं तथ्य आपको दूंगा और आप इसको प्रमुखता से अगर प्रकाशित करेंगे तो सरकार को ये रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।